मेहदी हसन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की दुनिया में। खबरों में तो खैर आप बने ही रहते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि ये बढ़ते हुए पेट्रोल और महंगाई और सरकार के रवैये पे कोई खूबसूरत सा शेर हो गया हमारे चैनल पे। आपके भाषण से ज्यादा आपकी शायरी पे वाह यार। देखिए, आज के हालात ये हैं जी, कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता है जी, या किसी मुद्दे पे बोलता है जी, तो उसको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। जी, किसी को पाकिस्तानी कह दिया जाता है, किसी को खालिस्तानी कह दिया जाता है, जी, किसी को कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कह दिया, अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। जी, तो आज की स्थिति जो है देश की बहुत खराब है। जी, मैं ये समझता हूँ कि जो तानाशाह देश है जी, वहाँ भी ये हालात नहीं होंगे। जी, तो आज तो वो शेर इस पर लागू हो जाता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। बहुत बहुत तो ये हालात आज इस देश के है। जी, आज पेट्रोल की स्थिति यह है कि अब वो 3 डिजिट में जाने वाला है, कहीं कहीं चला भी गया है। कहीं चला भी गया। अब इनको सारी मशीनें भी बदलनी पड़ेंगी। जी, आज तक जो है जब से देश आजाद हुआ है जी, जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी, कि पेट्रोल के कच्चे तेल के रेट इससे बहुत ज्यादा भी गए हैं, जी, इससे डबल भी हुए हैं, जी, लेकिन कभी रेट इतना नहीं हुआ। जी, आज इन्होंने कसम खा रखी है कि किसी को भी जो है छोड़ना नहीं है देश में, जी, किसी को भी परेशान करे बगैर नहीं छोड़ना। जी, आज 34 रुपए कच्चा तेल आ रहा है, जी, और आप जो है 100 रुपए से ऊपर जो है पेट्रोल बेच रहे हैं। जी, इतनी भारी 50% से ज्यादा जो है केंद्र सरकार ले रही है जी, और राज्य सरकार ले रही है। जी, तो इतना ऐसी स्थिति आज तेल डीजल पेट्रोल की है। डीजल पेट्रोल सिर्फ घूमने फिरने वालों के लिए नहीं, जी, इससे बिजनेस भी जुड़े। जी, 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 डीजल से लोगों का कारोबार भी जुड़े। जी, जी, डीजल पेट्रोल से रेट तय होते हैं। जी, डीजल पेट्रोल से जो है हालात जो है उसके बाजार में तय होते हैं। जी, जी। अगर डीजल का रेट ज्यादा होगा तो किसान को भी परेशानी होगी। सब्जियों, चावलों, गेहूं तक को रेट डीजल की वजह से आपको सब्जी महंगी मिलेगी, आपको दालें महंगी मिलेगी। अगर डीजल पेट्रोल के रेट ज्यादा होंगे तो वो बाजार के भाव को तय करते हैं। जी, जी, लेकिन आज की ये सरकार जो बिल्कुल आंख मूंदे बैठी है, जी, वो ये समझते हैं कि हमें वोट तो जो है हिंदू मुसलमान करके मिल जाता है, जी, हमें वोट तो जो है अंग्रेजों की पॉलिसी से मिल जाता है, जी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से मिल जाता है, जी, वो फूट डालो राज करो वाली पॉलिसी से जो है आप हमें वोट मिल जाता जी। है। तो हमें किसी की सुनने की क्या जरूरत है। जी, यही बीजेपी की सरकार जी, जब पहले कांग्रेस सरकार थी, जी, वो अपना यूपीए की सरकार थी, जी, तो वही इनकी जो है इनकी मंत्री स्मृति ईरानी सिर पे जो है सिलेंडर लेके घूमती थी। जी, जबकि सिलेंडर का रेट तो 400-500 था। जी, आज वो 800 रुपए हो गया है। जी, स्मृति ईरानी चुप बैठी है। जी, पेट्रोल इससे महंगा कभी नहीं हुआ। जी, एक हमारे वो रामदेव जी हैं, जी, उन्हें कोई हरामदेव कहता, कोई लाला रामदेव कहता, मैं तो खैर इन अल्फाजों से नहीं कहना चाहता। जी, जी, लेकिन वो आगे बैठ के स्टूडियो में कह रहे थे कि अगर बच्चों अगर 35 रुपए पेट्रोल मिले तो कैसा रहेगा, अगर आपको 400 रुपए का सिलेंडर मिल जाएगा तो कैसा रहेगा। हम ऐसी सरकार लाने वाले हैं बीजेपी की। जी, लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा है। आज आप देखिए कि पेट्रोल के रेट कहां पहुंच गए, आज देखिए आप सिलेंडर के रेट कहां पहुंच गए। यहाँ इस देश की बहुत बड़ी आबादी 20 से 25% आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जी, उनसे पूछिए जो 100 रुपए कमाते हैं, जी, उनको जब महीने में या 20 दिन में जब उनको सिलेंडर भरवाना पड़ता 800 रुपए का, जी, जी, उनकी तकलीफ देखिए आप। जी, लेकिन ये सरकार बिल्कुल नहीं देखना चाहती। इनके पास क्योंकि वोट लेने का फार्मूला दूसरा है। ये समझते हैं कि हम वोट तो उस तरह से लेंगे। आज अब किसानों का आंदोलन देख लीजिए आप, 70% आबादी देश की किसानों खेती किसानी पर निर्भर करती है। जी, लोग ये समझ रहे थे कि इसके ऊपर जो है ये लोग ज्यादा सख्त नहीं होंगे। हम किसानों पर आएंगे, पर मैं पहले पूछना चाहूंगा कि भाजपा अपने आप को इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है और सबसे ज्यादा कई राज्यों के अंदर उसने अपनी सरकार बना रखी है। खुद वो अपने मुंह से कहते हैं कि बहुत सारा वोटर देश का हमारे साथ में है। उन्हीं का वोटर, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हीं के सबसे ज्यादा लोग मान लेते हैं देश में है, और वो गैस और पेट्रोल का रेट उतना ज्यादा, तो क्या मतलब उनके लोगों के भी उनका ध्यान
ध्यान नहीं रहा जो उनके भक्त कहलाते हैं, उनके वोटर कहलाते हैं, उन पे भी उन्होंने जुल्म करना क्या शुरू कर दिया जो इतने देश बढ़ा दिए हैं। देखिए साहब, आज देश में श्याम दाम दंड भेद की कहानी चल रही है। जी जी, ये ऐसी तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। जी जी, जहाँ बोलने की आजादी ना हो, जी जी, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। और मैं आपको नवेद भाई बता दूं, जी, ये आपसे जो है ना, आपके मीडिया वालों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आज मीडिया नहीं है जी, आज हमारे देश में खबर नहीं मिलेगी आपको जी, आज तो जो सरकार चाहेगी वो आप बोलेंगे जी, आप, मेरा मकसद आपसे नहीं, लेकिन मीडिया जो सरकार कह रही है वो बोलेगी जी। और रहा सवाल जिस स्टेट में चुनाव होता है जी, ये पहले वहां जाके जो है ना नोटों के बंडल फेंक देते हैं जी, सबसे पहले उसे खरीदने की कोशिश करते हैं जी, वो अगर नहीं बिकता है तो उसको डराने की कोशिश की जाती है जी। अभी कल हमारे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी आए हैं जी, उनका बेटा जो है वो एक लेडीज के जो है रेप केस में जो है 10 महीने पहले फंसा हुआ, 10 महीने पहले आरोपी था जी। अब उन्होंने भी ये सोचा भी इससे बढ़िया तो कोई जुगाड़ ही नहीं है जी। सीधे भाजपा में चले जाओ सारे केस अपना भी खत्म हो जाएंगे जी। और जितने भी देश में जो मतलब के जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं उनका रास्ता सीधा बीजेपी वहां चले जाओ जी। आप बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हो पाक साहब गंगा में नहाए जी। तो नवेद भाई यहाँ सब खरीद फरोख्त चल रही है देश में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचा है जी। और मैं बल्कि मुझे अगर कहने दिया जाए तो जो तानाशाह देश है वहां भी इतनी बुरी हालत नहीं जी। वहां भी अपनी बात कहने का यहाँ से ज्यादा अधिकार है जी। यहाँ तो अपनी बात कहो आप जिस भाषा में भी कहोगे आपको उसी भाषा में जो है एंटी नेशनल कह दिया जाएगा जी। और रहा सवाल वोट का रहा सवाल सरकार का जब तक ईवीएम देवी जिंदा है जब तक बीजेपी वालों को क्या चिंता है सरकार तो इनकी ईवीएम बनाती है सरकार वोट नहीं बनाता सरकार तो ईवीएम बनाती है आप कह रहे हैं कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है लोगों पे तानाशाही करी जा रही है लेकिन हम कुछ समय से देख रहे हैं लगभग अब तो 100 दिन 3 महीने होने को आ गए किसान आंदोलन तो बड़ा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है जगह जगह पूरे देश में बढ़ता जा रहा है उनकी आवाज तो अभी भी बुलंद दिखाई दे रही है। देखिए एक गालिब का शेर है जी कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए कि आपका दरिया है और डूब के जाना है इस जमाने के सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आग से गुजरना पड़ रहा है जी। लेकिन मैं शाबाशी देना चाहूंगा जो है टिकैत जी को राकेश टिकैत जी को कि उन्होंने एक झटके में इनका सिस्टम फेल कर दिया जी। उन्होंने एक झटके में ये बता दिया एक आंसू में उनको ये बता दिया कि अभी तक जो है ना अभी कुछ हौसले वाले जिंदा हैं इस देश में सारे लोग बिकने वाले नहीं उन्होंने ये दिखा दिया और आज चारों तरफ बॉर्डरों पे पूरे देश में सिर्फ बॉर्डरों पे नहीं आप किसान महापंचायत देख रहे हैं यूपी में हरियाणा में पंजाब में राजस्थान में जहां जहां भी हो रही है वहां लाखों की तादाद में ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है जो कभी किसी राजनीतिक मंचों पर मिली नहीं 9 राज्यों में ऐसी हवा फैल तो सरकार ये ना समझे कि सब कुछ आपके हाथ में है ऐसा नहीं है कभी भी पब्लिक का जब दिमाग खराब होता है ना तो हमने इंदिरा गांधी जैसे को हारते हुए देखा है हमने जो है या ये लोकतंत्र का देश है यहाँ कब पलटा लग जाए कुछ नहीं पता लगता ये लोग मगरूर हैं इनको घमंड है इनको घमंड इस बात पे कि हम मैनेजमेंट से सरकार चला रहे हैं जी। हम खरीद के चला सकते हैं जी। हम ईवीएम के सिस्टम से वोट ले सकते हैं जी। नहीं जब पब्लिक विरोध पे आ जाती है तो अच्छे तख्ते पलट जाते हैं जी। इनकी तो औकात क्या है बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात कही। अब जरा हम चुनावी मुद्दे के ऊपर आते हैं आपको लगता है कि अभी कुछ समय पहले मिजोरम में बीजेपी चुनाव लड़ी और सुपला साफ हो गया और पंजाब में अभी नगर निगम और निकाय के चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी पूरी तरीके से आ गई दिल्ली में भी 5 सीटों पे उपचुनाव हुए उसमें तो एक भी सीट नहीं आई बाकी जगह में फिर भी थोड़ी बहुत इक्की सीट आई तो ये चीजें देख के आपको लग रहा है कि जहां जहां ईवीएम घपला नहीं किया कराया जा रहा जहां जहां तो ये आक्रोश पैदा हो रहा है लोगों के अंदर में और अब लोग बीजेपी से अलग छिटक के वोट अपना कहीं और सब डिलीवर कर रहे हैं। देखिए आक्रोश तो पूरे देश में जी। ये वो लोग हैं जो किसान बॉर्डर में बैठे हैं जी। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया जी। और ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया ये लोग वोट देने वाले हैं जी। लेकिन वो इनकी आंखों पे से चश्मा हटा है जी। और अब मैं ये समझता हूँ पूरे देश में लोगों की आंखों पे से काफी हद तक चश्मा हट गया जी। और जिसका ये सबूत है जी। मिजोरम सबूत है पंजाब सबूत है दिल्ली सबूत है जी। दिल्ली में
जिसमें तीनों सदनों में इनकी सरकार है जी, तीनों सदनों में इनके मेयर बैठे जी। हैं, और उसके बाद ये जीरो बाउंड हो जाते हैं। जी, और जबकि सत्ता के चुनाव बताते हैं, चुनाव को लोग कहते हैं कि सत्ता का प्रभाव होता है जी। तो सत्ता में ये पुलिस इनकी, निगम इनके, उसके बाद ये जीरो बाउंड हो जाए तो ये पब्लिक का आक्रोश ही है। जो सत्ताधारी दल होता है वही उपचुनाव जीत जाता है। जी जी, ये पब्लिक का आक्रोश ही है, और ये अभी नजर नहीं आ रहा। जी, ये तो एक तरफ से जो है शुरुआत हो गई है, अभी तो चुनाव आने दीजिए, तभी तो अपनी औकात का पता चलेगा। ये सब नहीं खरीद सकते जी। पैसे से, सब बहुत कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये लोग ये समझ ले कि सब कुछ नहीं खरीद सकते, बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ नहीं खरीदा, हर चीज बिकाऊ नहीं है। कुछ लोग बिकाऊ हो सकते हैं, मिथुन चक्रवर्ती जैसे हो सकते हैं, कुछ एक दो और नेता बिके हैं जो उधर के उसे इधर पलटी मार गए हैं, तो वो बिकाऊ हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते। एक साल बाद दिल्ली में निगम चुनाव होने वाला है, समाजवादी पार्टी भाग लेने के इरादे में है। देखिए, अभी हमारी क्योंकि बातचीत नहीं हुई है, अभी इसके ऊपर जो है जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा उसके ऊपर जो है आगे बात होगी। पहले भी हमने काउंसिलर के चुनाव लड़े हैं, लेकिन हम इससे पहले अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो आदेश होगा वो हम लोग करेंगे। हम मुद्दे बात को दूसरे तरीके से लेते हैं। आप अच्छे एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। पिछले कई मरतबा में मैंने पिछले कई सालों में देखा कि आपकी चुनावी भविष्यवाणियां या आंकड़े आमतौर पर सच के थोड़ा आसपास में ही होते हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आ रहा है, वहां पे बीजेपी विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लेकर तो बैठी, लेकिन वो उनका संगठन, उनके लोग वहां मौजूद नहीं है। वहां बाकी जो है ना तृणमूल लोगों के कार्यकर्ता, वो लोग ज्यादा मौजूद है। इधर दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है, क्या लहर आने वाली है, आपको क्या लगता है इस हिसाब से अगर निष्पक्ष चुनाव है तो? देखिए, मैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का तो नहीं लेकिन मैं दीदी का फैन जरूर हूँ। अच्छा, मैं ममता बनर्जी का फैन जरूर हूँ। वो मुख्यमंत्री जो हवाई चप्पल पहनती है, वो मुख्यमंत्री जो 100 रुपए की साड़ी पहनती है, वो मुख्यमंत्री जो किताबें लिख के रोटी खाती है, जी जी जी, अपना खाना जो किताबें लिख के खाती है, उसने कभी तनख्वाह नहीं ली। उससे ज्यादा और सादा मिजाज क्या होगा, उससे ज्यादा पब्लिक को और क्या जरूरत होगी? उसकी तो अपनी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। वो 10 लाख का सूट तो पहनती नहीं। वो जो है बड़े बड़े जो है ना अब तक जो है बड़े बड़े जहाजों में या बड़े बड़े देशों का सफर तो करती नहीं। आज अब जब से देश आजाद हुआ है, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनका सबका खर्च एक तरफ और एक प्रधानमंत्री का एक तरफ, और कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल पड़ूंगा। अरे भाई, झोला उठा के कौन ले जाने देगा आपको? आप चले तो जाओगे, लेकिन झोला तो यही रखवा लेंगे लोग, इसमें क्या ले जा रहे हो ये बताओ। तो मेरा मतलब यह है कि दीदी की जो 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 वहाँ की जो उनकी पोजीशन है, जो जिस तरह से उन्होंने सरकारें चलाई हैं, मैं नहीं समझता कि वहाँ बीजेपी नफरत फैला कर कुछ कर सकती है। हाँ, कुछ ये है कि भाई वो अपना खाता तो खोलेगी। अब एक जो है ना नशेड़ी जो है वो हमारे यहाँ गंगा का मेला लगता है, तो उसकी कहावत है कि वो नशेड़ी को गंगा के मेले में ढूंढ देता है, जब वो स्थायी नहीं होता। तो भाई जो खराब लोग हैं वो तो सब जगह हैं। कुछ खराब लोगों को, कुछ जो है नफरत फैलाने वालों को ये लोग इकट्ठा तो कर सकते हैं। नफरत फैलाने का जो है वो सारे प्रोपेगेंडे ये कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। सारे लोग ऐसे नहीं हैं। अभी इन्होंने साथ फिर वो एनआरसी का वहाँ पर मुद्दा उठा दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे साहब, हमने यहाँ दिल्ली में प्याज के छिलकों में सरकार जाती हुई देखी, और ये लोग जैसे कि उसने महाभारत में उसने कहा था दुर्योधन ने कि मैं एक सुई के नाके के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वही बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्या नाम है, गृह मंत्री जी ने कही थी उस वक्त जब एनआरसी की बात हो रही थी कि मैं जब वो इन्होंने इसकी एनपीआर की डेट दे दी थी, और डेट देने के बाद किसी ने पूछा आप जैसे पत्रकार ने कि साहब अब ये इतना बड़ा विरोध चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको डेट को हटाएंगे या इसको पोस्टपोन करेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा था हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आज 1 साल हो गया, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं, हटना पड़ गया, और आज ये फिर वहां वही चर्चा कर रहे हैं
तो साहब सरकार अमित शाह और मोदी नहीं चलाते, ये दुनिया की सरकार चलाने वाला जो ऊपर सबसे बड़ी ताकत बैठी है, सबसे बड़ी सत्ता, सबसे वो चलाता है जी। तुम्हारी मर्जी से नहीं होता, तुम्हारे मगरूर होने से कुछ नहीं होता। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया गया, चारों तरफ महिला दिवस मनाने की हुंकार रही। अंकित कृष्ण अभी उस पे आ रहा हूँ, तो महिलाओं का लिए अलग अलग प्रोग्राम करे गए किसी एनजीओ के द्वारा या और सरकारी गैर सरकारी तौर पे। एक दिन हुआ महिलाओं के प्रोग्रामों में बात खत्म हो गई। दिल्ली रेप कैपिटल बनती जा रही है, चलो कुछ दिनों से मामला शांत है। एक लड़की आयशा दहेज न मिलने के कारण, जबकि देश में फिर भी सख्त कानून है, नदी में कूद के आत्महत्या कर लेती है। 3 साल की बच्ची का परसों एक दुराचारी ने रेप किया, उसकी मां गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने बैठी थी, आ जाएगी वापस करके उसको कर दिया गया। जगह जगह महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा मामले बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से आपको लगता है कि महिलाओं पे आप खुद भी बड़े संवेदनशील रहे, और आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो वाकई अच्छे कानून बनाया करती थी। इवन जब जयप्रदा जी आपकी पार्टी में रही तो वो बड़ा पुरजोर इस बात के लिए वकालत करा करती थी कि महिलाओं से संबंधित वहां पे कानून बने, वो बाद में कहीं और चली गई। तो आप क्या कहते हैं, किस तरीके से ये महिलाओं की जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर की दशा है उसे सुधारने में क्या क्या और कदम उठने चाहिए? देखिए, आज जो देश के हालात महिलाओं के लिए है जी, ये बहुत हम पीछे चल रहे हैं जी, हमें बहुत आगे होना चाहिए जी, लेकिन हम आगे तब जाएंगे ना जब इसकी बात होगी, जी, इसके ऊपर चर्चा होगी, जी, इस तरह की मानसिकता होगी। जी, महिलाओं के मामले में तो बीजेपी के लोग को आप जानते हैं, और हर तीसरा स्टैंडर्ड तो बीजेपी वालों का ही है। तो जब इस तरह के लोगों की सरकार होगी, क्या उम्मीद की जाए? आज हम 2021 में हैं, आज जो है कंप्यूटर का, उसका क्या नाम है, सोशल मीडिया का उसका जमाना है, और आज भी हम इस तरह की सोच में उलझे हैं। आज भी हम कहाँ देश को लेके जा रहे हैं? तो ये सरकारों को सोचना चाहिए, इन सरकारों को इसके ऊपर प्रोग्राम चलाने चाहिए, सरकारों को जो है सेफ्टी देनी चाहिए। लेकिन आज सरकार खुद ही इसमें मुलविस है, आज सरकार के लोग उसमें खुद ही शामिल हैं, तो हम क्या उम्मीद करेंगे इससे? बहरहाल पर्सनली बात यह है कि हमें जो है एक एक आदमी को सोचना चाहिए, हमें एक आदमी को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। ये बातें जो है देश के खिलाफ जाती हैं, और कोई भी बात ऐसी ना हो। हमें ये करना चाहिए कि जहां हम इस तरह का व्यवहार हमारा होना चाहिए, देश का जो है दूसरी पूरी दुनिया में नाम हो, मिसाल कायम हो कि साहब वहाँ भारत में जो है इस तरह से लोग सेफ हो। तो ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी तो है ही है, हमारी मानसिकता भी ये होनी चाहिए। अच्छा, खुद मर्द होने के नाते आप ये भी मानते हैं कि महिलाओं पे कहीं जुर्म या परेशानी हो रही हो तो सिर्फ थाने का ही काम नहीं है कि उस पर कार्रवाई करें? एक आम आदमी का, एक सामान्य व्यक्ति का, पड़ोसी का भी ये फर्ज है कि अपने आसपास में महिलाओं को होते हुए जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए। देखिए, पड़ोसी का ही नहीं, पड़ोसी का तो है ही है, हर उस व्यक्ति का ही अधिकार है। अगर वो कहीं भी, अगर वो पड़ोस के अलावा भी कहीं दूसरी जगह पे खड़ा है और महिला में उसको लग रहा है कि कहीं अन्याय हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, तो उसे उसमें कूद जाना चाहिए जी, उसको जो है बचाना चाहिए जी, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। ये मैं सिर्फ मोहल्ले पड़ोस की बात नहीं कर रहा, जहाँ जानने वाले लोग रह रहे हैं वहाँ नहीं, जी, आप कहीं भी खड़े हैं, कोई अजनबी महिला के ऊपर भी, हाँ अजनबी के ऊपर भी हो रहा, कहीं चाहे पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं, स्टेशन पर खड़े हैं, बस अड्डे पर खड़े हैं, या कहीं किसी जगह खड़े हैं, और अगर कहीं आपको लग रहा है कि महिला के खिलाफ भद्दी टिप्पणी भी हो रही है तो आपको फौरन एक्शन लेना चाहिए। अगर आप मर्द हैं तो, अगर अपने आप को मर्द समझते हैं, अगर आपको अच्छा देशवासी समझते हैं, अच्छा हिंदुस्तानी समझते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसमें कूद के उसकी मदद करें। बहुत हमारा चैनल खुद भी दर्शकों हम बता दें कि महिला सम्मान में विश्वास करता है, और सिर्फ यही नहीं, महिला से जुड़ी हुई हर हिंसा का सख्त से सख्त विरोध करता है। देखते रहिए, दिखाते रहिए, आगे भी हम आपको और रोचक खबरें दिखाते रहेंगे। खबरों के ऊपर अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो नीचे लिख कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास में भी कोई खबर आप दिखवाना चाहते हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पर फोन करें। धन्यवाद।